तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की रिवीजन। ठीक है, तो बेटा जब भी कभी प्रोबेबिलिटी की बात आएगी ना 12th क्लास की, तो आपको कुछ 11th क्लास की कुछ फॉर्मूलेस हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है बेटा, याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। थर्ड, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इसे लिखा जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलो फिर अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है, समझ गए भाई? अच्छा, अब कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब बताना क्या होता है? ए और बी, या एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है भाई, एटलीस्ट वन का मतलब भी क्या होता है? यूनियन होता है। आगे, ए कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं? नॉट ए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं? ए बट नॉट बी, या ओनली ए। ये बात याद रखो, अगर नहीं पता तो लिख लो। इसे बोलते हैं ए बट नॉट बी, या ओनली ए। सही है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं नॉट ए एंड नॉट बी। इंटरसेक्शन का मतलब एंड, तो नॉट ए एंड नॉट बी, या नाइदर ए नॉर बी। ठीक है। अगला, इसमें क्या होता है? नॉट ए और नॉट बी। ठीक है, या एटलीस्ट नन ऑफ देम, उनमें से दोनों में से कोई भी नहीं। अच्छा, चलो अब आगे। अब जो 12th की प्रोबेबिलिटी है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो करते हैं। चलो भाई लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो, सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्या होते हैं? दो इवेंट होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। चलो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमेशा हमारे पास दो इवेंट होते हैं, जिसमें से एक इवेंट या तो पहले हो चुका होता है, या पहले मुझे पता होता है। उसके बाद दूसरे इवेंट के होने की मुझे क्या निकालनी होती है? प्रोबेबिलिटी। और इसका सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे डिनोट की जाती है, और इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी, यहां से व्हेन इवेंट बी इज गिवन, या तो ये पढ़ते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज नोन, ऑलरेडी नोन, व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी नोन। समझ गए? दो तरह के इवेंट है, एक को ए लेंगे, एक को बी लेंगे। एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, और एक इवेंट क्या होता है जो मुझे पहले से पता होता है या गिवन होता है। ठीक है भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कोशिश करना उसको हमेशा क्या लो? ए लो। और जो मुझे पता है, जो मुझे गिवन है, उसको हमेशा क्या लो? बी लो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
when B is given is equal to probability of A intersection B upon probability of B। ये तुम्हारा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। हमेशा दो इवेंट होंगे और इस तरीके से निकालना होगा, समझ गए। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लो। सबसे पहले मान लो कभी ये बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए इज गिवन, बताना क्या हो, 1 हो, है ना। ऊपर ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, नीचे पी आ जाएगा 1। अगला सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए व्हेन बी इज गिवन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। सही है। अब आगे थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन सी इज गिवन। इसका फॉर्मूला सेम वही वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन सी इज गिवन, probability of B when C is given minus probability of A intersection B when C is given। ये फॉर्मूला है, समझ गए। एक बार इन तीनों चीजों को नोट करो फटाफट से। चलो बेटा पहला क्वेश्चन, एक आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है, जरा मुझे करके दिखाना। क्या था, आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, 7/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 9/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखी है 4/13। और आगे इवैल्यूएट, पहला निकालना है आपने, इवैल्यूएट पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, पहला ये निकालना है। दूसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए व्हेन बी इज गिवन, और थर्ड आपने निकालना है हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए व्हेन नॉट बी इज गिवन। ठीक है, ये तीनों पार्ट है, पहले आप लोग करो फिर मैं करता हूं। करो, देखो भाई पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 9/13। कैंसिल कितना आ गया, 4/9। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए व्हेन बी इज गिवन, क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मैं निकाल चुका हूं 4/9, 5/9। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए व्हेन नॉट बी इज गिवन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला बनेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका हो जाएगा 1 माइनस पी। अब ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी बी। अब लगा दो भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस पी बी। अब इसके बाद 1 माइनस पी ए कितना है बेटा, 7/13। बी कितना है, 9/13। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4/13। 1 माइनस पी बी 9/13, 1 माइनस 7 और 9 16 माइनस 4 कितना हो गया, 12/13। ये हो जाएगा 4/13। ये हो जाएगा 13 माइनस 12 1/13, 1/13 अपॉन 4/13 कितना आ गया, 1/4 आंसर। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन वाला, आया। चलो एक क्वेश्चन जरा मैं दे रहा हूं, एक बार आप लिखना और मुझे करके दिखाओ। आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है। अच्छा, a family
बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल 2 है आपकी बुक का, लिखो अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ऐसे? 2 चिल्ड्रन, एग्जाम्पल 2 a family has 2 children, ठीक है, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is boy? Given that at least one of them is boy. एक मिनट जरा इस क्वेश्चन को एक बार करना आप लोग, देखो भाई सॉल्यूशन क्या, a family has 2 children, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is boy? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है? हम बात कर रहे हैं एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस फैमिली में दोनों बच्चे बॉयज हैं, गिवन दैट, जब मुझे क्या गिवन है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। अब मैं यहां पर आपसे एक बात पूछूंगा, मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दोनों बच्चे क्या हैं, बॉयज हैं, और गिवन क्या है कि कम से कम एक क्या है, बॉय। अब जिसका भी अगर सैंपल स्पेस बन सकता है तो उसका बना लो, इसका सैंपल स्पेस बनाना आसान है, तो सैंपल स्पेस ऑफ अ फैमिली having 2 children, वो हो जाएगा तुम्हारे पास बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। चलो अब यहां पर आपने इवेंट डिस्क्राइब करने हैं, लेट ए डिनोट्स, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर बॉयज, ए डिनोट्स both children are boys, and B denotes at least one of them is boy। चलो अब ध्यान देना, क्या करेंगे, हाँ अब ए में बताना कौन सी इवेंट आएंगी कि दोनों बॉयज हैं, बी में कौन से आएंगे, कम से कम एक बॉय है, गर्ल। समझ गए, सारी बात समझ में आ गई। अच्छा अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट ओ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, हाँ ये नहीं आएगा। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी इज गिवन, फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कि सिर्फ बी बी, सही है, हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है भाई, 3/4, कैंसिल हो गया, 1/3 आंसर। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, बाकी क्वेश्चंस आप लोग करोगे ट्राई, ठीक है भाई। ये था तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो बेटा आगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब ये थ्योरम क्या कहती है, जब भी कभी आपके पास एक से ज्यादा इवेंट हो और आपने क्या निकालनी है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ गए, आपके पास एक से ज्यादा इवेंट है और आपने क्या निकालनी है, उनकी प्रोबेबिलिटी।
तो उस केस में ये थ्योरम लगती है। अब सबसे पहली बात समझ लो, जब भी कभी आपके पास एक से ज्यादा इवेंट होंगे तो वहां पर दो तरह के केस हो सकते हैं, या तो वो इवेंट क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, या वो इवेंट क्या होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। एक हल्का सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप बेस्ट एग्जांपल ये बैग वाला ही होता है। अब यूं समझ लो, एक बैग में 4 ब्लैक और 4 रेड बॉल्स है। अब मैंने बोला, सुनना ध्यान से, 2 बॉल निकाली एक के बाद एक विद रिप्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? विद रिप्लेसमेंट का मतलब पता है, पहली बॉल निकाली, उसका जो भी कलर वलर उसको ऑब्जर्व किया, वापस डाल दी, फिर दूसरी बॉल निकाली। तो मैंने आपको बोला क्या, मैंने 2 बॉल निकाली एक के बाद एक विद रिप्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों बॉल रेड होंगे? बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों बॉल रेड है? तो मतलब आंसर क्या आएगा इसका? पहली बॉल रेड, प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड। अब ऐसे कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, R1 का मतलब पहली रेड और R2 का मतलब दूसरी रेड। यहां मेरा मतलब इससे है ना, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। पहली बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/8। दूसरी बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/8। जो भी है, मतलब दोनों का आंसर 1/2। ये केस था, मैंने यहां पर 2 बॉल निकाली थी विद रिप्लेसमेंट। समझ गए? यहां मैंने 2 बॉल कैसे निकाली? विद रिप्लेसमेंट। अच्छा अगर मैंने बोला मैंने 2 बॉल निकाली है विदाउट रिप्लेसमेंट, भाई मैंने 2 बॉल निकाली और वो दोनों की दोनों क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट। इस बात का मतलब समझते हो? पहली बॉल निकाली, उसका कलर देखा या उसको ऑब्जर्व किया, बाहर रख लिया, फिर दूसरी बॉल निकाली। समझ में आ गया? अच्छा इस केस में बताओ, दोनों बॉल रेड होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस केस में क्या होगा, पहली बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/8। उसके बाद जब पहली बॉल रेड निकल गई तो अब हुआ क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अंदर से एक बॉल निकल गई ना, तो अंदर टोटल बॉल बची 7 और रेड कितनी बची 3। तो दूसरी बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। समझ गए? बस याद रखना इस वाले केस में क्या हुआ कि पहले इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क नहीं पड़ा। इस वाले केस में क्या हुआ, पहले इवेंट के होने से दूसरे पे फर्क पड़ा। तो याद रखना, ऐसे इवेंट जहां पर किसी एक के होने से दूसरे पे फर्क पड़े उसे बोला जाता है डिपेंडेंट इवेंट्स। और जहां पर किसी भी एक के होने से दूसरे पे फर्क ना पड़े उसे क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ गए? अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जब भी कभी विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो तो इवेंट हमेशा कैसे होंगे, डिपेंडेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट हो। जब भी कभी विद रिप्लेसमेंट की बात हो, इवेंट हमेशा कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। अब आपने छोटी सी बातें याद रखनी है, ये समझ में आ गया? डिपेंडेंट कब होंगे, जब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होगा या किसी एक के होने से दूसरे पे फर्क पड़ता है, और इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब किसी के होने से किसी पे फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपने याद रखना है, लिखो व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। पहले डिपेंडेंट लिखो, व्हेन इवेंट्स आर डिपेंडेंट। उस केस में क्या होगा, मान लो 2 इवेंट है ए और बी, पहले ए हुआ उसके बाद बी हुआ। समझ गए? 2 इवेंट है ए और बी, पहले क्या हुआ, ए हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बी हुआ। तो ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। ऐसे डिनोट होगा। समझ गए? ऐसे लिखना पड़ेगा सेकंड इवेंट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट व्हेन फर्स्ट इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंड। इसका मतलब ये, मान लो 3 इवेंट हो जाए, एक पहले एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। समझ गए? तो ये कैसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए बी अकर्ड। ऐसे समझ गए? बात की बस दिखाने का तरीका है। अब आगे, व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। चलो यहां करते हैं, आर इंडिपेंडेंट। जब इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, तो उस केस में याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। सिंपल।
ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की प्रोबेबिलिटी। और अगला मान लो 3 इवेंट आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। समझ गए? अगर 3 इवेंट इंडिपेंडेंट्स हैं तो उस केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। बात दोनों समझ में आ गई? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक बात समझना यार, अच्छा आपको बोल दिया, मैंने बोल दिया कि 2 इवेंट चेक करो वो इंडिपेंडेंट है, कैसे चेक करोगे? तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो वो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, और अगर ये इसके बराबर नहीं आए तो वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। बात समझ में आ गई? सिमिलरली आपको 3 इवेंट्स दे दिए और आपसे पूछा चेक करो वो इंडिपेंडेंट है। सुनना ध्यान से, 3 इवेंट बोल दिया और वो बोले कि चेक करो कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट। तो उस केस में क्या करना है आपने, एक तो ये इसके बराबर आना चाहिए और उसके बाद आपने ये भी चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी ए इंटू पी सी। तभी वो तीनों आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? अच्छे से चेक करना आ गया? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। अपने बुक निकालो फटाफट से यार, एक क्वेश्चन है बुक का। सबसे पहले आप क्वेश्चन करो, आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 8 करो सारे पहले फटाफट से। एग्जांपल नंबर 8 है एन अन कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। करो एक बार, एग्जांपल नंबर 8 एन अन कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। अच्छा, अब ये एग्जांपल नंबर 8 मेरे साथ पढ़ना है एक बार। 8 क्या कहता है ये कहता है एन अन कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। भाई एक अन में 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स है। 2 balls are drawn from the un one after the other without replacement। मतलब समझ में आ गया? भाई 2 बॉल निकाली है, एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट आया तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। कौन सा इवेंट है ये? डिपेंडेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बॉल क्या है, ब्लैक। भाई यहां पर आपने निकालना है पहली बॉल भी ब्लैक और दूसरी बॉल भी ब्लैक। यहां पर आपने इवेंट डिस्क्राइब जरूर करने होते हैं। तो सबसे पहले लिखो लेट B1 denotes first drawn ball is black और B2 denotes second drawn ball is black। चलो, B1 मतलब पहली बॉल ब्लैक है, दूसरी B2 मतलब दूसरी बॉल ब्लैक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। ऐसे लिखूंगा। अब ये केस क्या था, डिपेंडेंट का, तो कैसे लिखूंगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी पहली ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी दूसरी ब्लैक जब पहली क्या थी, ब्लैक थी। समझ गए? अब इतना करने के बाद प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल ब्लैक होगी, इसकी क्या आंसर होगा 10/15 इंटू प्रोबेबिलिटी दूसरी बॉल ब्लैक, दूसरी बॉल ब्लैक होगी जब पहली ब्लैक निकली 9 बाय, भाई एक ब्लैक निकल गई तो ब्लैक बची 9, टोटल बची 14, 9/14। तो जो भी आंसर आप कर लेना, 3 5 15, 3 3 9 और 5 7 कैंसिल, कितना आ गया 3/7। समझ में आया? अच्छा, इसका भी एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जांपल नंबर 9 भी करो इसका। चलो भाई, एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं एक बारी, क्या कहता है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली कॉमा विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। समझ गए क्या हुआ? आपने क्या किया है, 3 कार्ड्स निकाले हैं एक पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड में से विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ में आया कौन सा केस है, डिपेंडेंट इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले 2 क्या होने चाहिए, किंग, और तीसरा क्या होना चाहिए, एस।
क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले आप डिस्क्राइब कर दो क्या, लेट K1 denotes फर्स्ट कार्ड इज किंग, ठीक है, एंड सर ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है। हाँ, K2 denotes first drawn, K2 denotes second drawn card is king, और तीसरा क्या होना चाहिए? एस, एंड A3 denotes third drawn card is an ace, ठीक है। चलो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला किंग, दूसरा किंग, तीसरा एस, मतलब तीनों की निकालनी है। तो कैसे डिनोट किया जाएगा? K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A3। फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा किंग जब पहला किंग था, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा किंग जब पहले दो किंग थे। समझ गए? बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, इस चीज को यहां पर हम केवल इंटरसेक्शन K2 भी लिख सकते हैं। समझ गए? किसी किसी बुक में इंटरसेक्शन लिखा होता है। अब 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, पहला पत्ता, वो किंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। वेरी गुड। अगला एक पत्ता किंग निकल गया, अब दूसरा पत्ता निकाला, वो किंग को प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/51, क्योंकि एक किंग निकल गया और एक कम हो गया। कितनी? 3/51। अब तीसरा पत्ता एस होना चाहिए, दो पत्ते निकल गए और वो दोनों कैसे थे? किंग। तो अभी एस कितने बचे अंदर? 4। टोटल पत्ते कितने बचे? 50। 4/50। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? सॉल्व कर लोगे सिंप्लीफाई करके, जो भी आंसर आएगा लिख देना। कितना आएगा वैसे? 2/5525। चलो भाई, मैंने इस बच्ची का मान लिया, बाकी आप लोग भी चेक कर लेना वैसे बुक में है क्या आंसर है इसका। हाँ यही है। अब एक काम करो, एग्जाम्पल 10 करने की कोशिश करो, देखो होगा। देखो भाई एग्जाम्पल 10 कहता है, a die is thrown, if E is the event, the number appearing is a multiple of 3। एक डाई फेंकी गई है, पहले मैं उसका सैंपल स्पेस बना लेता हूं। सैंपल स्पेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। चलो अब इसने मुझे क्या बोला है? इफ E is the event, the number appearing is a multiple of 3। E कैसा इवेंट है? E एक इवेंट है जिसमें जो नंबर आ रहा है वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या क्या हो जाएगा? 3 और 6। आगे बढ़ते हैं। F be the event, the number appearing is even। 2 4 6। चलो कि इसमें जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? इवेंट F, उसको डिनोट करता है। फाइंड वेदर E and F आर इंडिपेंडेंट और नॉट। चेक करना है E और F इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब पहले मुझे ये बताओ, E और F इंडिपेंडेंट कब होंगे? हाँ, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो क्या निकालते हैं? E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। क्या आ रहा है इन दोनों में कॉमन? 6। अब साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालो, 2/6 यानी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालो, कितनी आएगी? 3/6 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालो, कितनी आएगी? 1/6। समझ गए? अब क्या निकालोगे? सिंस PE इंटू PF निकालो, PE इंटू PF निकाला, 1/3 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1/6। क्या ये PE इंटरसेक्शन F के बराबर आया? है ना? इज इक्वल टू कितना आ गया? PE इंटरसेक्शन F। तो देयरफॉर E and F are independent events। भाई E और F तुम्हारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कुछ समझ में आया? भी क्वेश्चन वाला आया? चलो अगला। तो पता लग गया कोई भी दो इवेंट कैसे चेक करते हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब ना अब बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो, ट्राई करना, लेकिन एक बार एग्जांपल 13 करो। देखो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार एग्जांपल 13 करना सारे। अच्छा एग्जाम्पल 13 जरा इसको समझते हैं एक बार।
क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला इसने। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रूव दैट इफ ई एंड आर एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब बताओ पहले, क्या, एक मिनट रुमाना, क्या मतलब है इस बात का। ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो ये शो करना है कि ई और एफ, मतलब यही है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो शो करो ई और एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अब ये एग्जांपल तुम्हें एक चीज सिखाएगा, एक थ्योरम सिखाएगा जो आपने याद करनी है। देखो सबसे पहले इसको प्रूफ करता हूं। गिवन है मुझे क्या, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये मुझे गिवन है यार। ई और एफ कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होगी, पीई इंटू पी एफ, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है ई एंड एफ नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। भाई ये भी क्या है तुम्हारे, इंडिपेंडेंट है, ई एंड एफ नॉट। बात समझ में आ गई, पक्का। चलो अब मुझे एक बात का जवाब दो, ई एंड एफ नॉट कब इंडिपेंडेंट हो। हाँ बोल बोल, जब क्या, पीई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई इंटू पी एफ कॉम्प्लीमेंट। चलो अब बस ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। इसको ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था क्लास की स्टार्टिंग में, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसे क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ये तो गिवन है मुझे, समझ गए। अब यहां से क्या करूंगा, पीई कॉमन निकाल दूंगा, 1 माइनस पी एफ। अच्छा 1 माइनस पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ नॉट हो जाएगा। तो देयरफॉर एफ कॉम्प्लीमेंट पीई इंटू पी एफ नॉट आ गया। अब क्या ये दोनों इवेंट भी इंडिपेंडेंट हो गए भाई, पीई इंटरसेक्शन एफ नॉट किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया। तो हैंस ई एंड एफ नॉट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। भाई ये दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहां से एक आपको थ्योरम समझ लो जो आपने समझनी याद करनी है। अगर कोई दो इवेंट मान लो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उस केस में ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई। जैसे मैं बोल दूं अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या पी नॉट ए और नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, आंसर है हाँ। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या पी ए और पी नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, तो हाँ। समझ गए। अगर कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तो उनके जो सारे केसेस है वो भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। चलो आगे। अच्छा एक बार एग्जांपल नंबर 14 भी करना यार, वो भी इंपॉर्टेंट है करना। एग्जांपल 14, एग्जांपल 14 देखो भाई, बातें नहीं प्लीज। 14 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अनंत बातें मत कर भाई। If A and B are two independent events, then probability of occurrence of at least one of A and B is। अब at least one का मतलब क्या होता है, A यूनियन B। आपने प्रूव करना है probability of A यूनियन B क्या है, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्या गिवन है इसमें भाई, गिवन है इस क्वेश्चन में A and B are independent events। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूफ करना है मुझे। चलो करते हैं भाई, सेम वही इस टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताओ फटाफट से, अभी सीखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
सही है। चलो अब इसके बाद, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो अगर तुम्हें ये वाली बात पता है तो कुछ कर सकते हैं यहां पर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिख सकता हूं भाई। समझ में आ गया रिद्धि? अब मुझे लाना आंसर ये है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। सबसे पहला दिमाग, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या बच गया 1 माइनस पी ए। अच्छा पी ए 1 माइनस पी ए क्या होता है भैया, पी ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब इस पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ऐसे, है ना भाई। अब क्या करोगे यार, यहां से क्या कॉमन लोगे, पी ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लोगे, तो 1 माइनस क्या बचेगा, पी बी। अच्छा 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट और 1 माइनस पी बी कितना हो जाएगा, पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया, देयरफॉर पी ए यूनियन बी इसके इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन क्या था, क्या गिवन था, ये समझ में आया था। ए एंड बी कैसे इवेंट थे, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या प्रूव करना था, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी ये होना चाहिए। अभी आज एक फॉर्मूला लिखवाया, इसका फॉर्मूला क्या था, ये था ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बेटा इसकी जगह ये लिख सकता हूं। इन दोनों से क्या कॉमन आया, पी बी कॉमन निकाला, 1 माइनस पी ए बचा, 1 माइनस पी ए को हम लोग पी ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, पी बी कॉमन निकालेगी तो यहां 1 तो बचेगा। अब इस पी ए को 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, इन दोनों से फिर पी ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया और माइनस कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस पी बी बच गया। समझ गए? अब आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करो। सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है 13.2 का। Given that events A and B are such that probability of A given है 1/2, probability of A union B given है 3/5 and probability of B given है P। अब क्वेश्चन है फाइंड P। पहला केस, if they are mutually exclusive, और दूसरा केस क्या है, यहां पे लिख देता हूं, फाइंड P if they are independent। ये क्वेश्चन है यार। चलो अब जरा समझते हैं इस चीज को यार। मुझे क्या बोला है, पी ए पता है, पी ए यूनियन बी पता है, पी बी पता है ना। पी की वैल्यू निकालनी है इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा सबसे पहली बात बेटा इस क्वेश्चन में, अच्छा यार कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, ऐसे दो इवेंट, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, जब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सही है, ये होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है बेटा, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या हो जाएगा, 0। समझ गए? अब पी तो निकल गया बड़ी आसानी से, 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू पी। पी आ गया 6 माइनस 5 यानी 1/10। पहला पार्ट समझ में आया क्या, आ गया? अच्छा दूसरा पार्ट क्या बोला इसने, दूसरे पार्ट में बोला है व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट। जब भी कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट तो क्या होता है, सेम वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यहां पे क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यार सीधी सी बात है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, इंडिपेंडेंट में क्या हो जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, समझ में आया सारी बात आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बेटा क्या होगा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है p, बस सॉल्व कर दो, p माइनस p/2, 3/5 माइनस 1/2, p माइनस p/2, p/2, 6 माइनस 1 ये कितना आया था 1/10 इज इक्वल टू p/2, p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। इस केस में 1/10 आई, इस केस में 1/5 आई। समझ में आया क्वेश्चन, आसान था पक्का। अब आपने जो क्वेश्चन करना है वो करना है, एक बार ये करना 11th क्वेश्चन इसी का 13.2 का 11th क्वेश्चन करो। देखो भाई ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भैया। क्या बोला है 11th क्वेश्चन है 13.2 का, समझो क्या बोला है, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी कैसे इवेंट है इंडिपेंडेंट। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है 0.6। अच्छा अब इसने मुझे बोला है फाइंड पी ए एंड बी, पहला पार्ट क्या बोला है पी ए एंड बी निकालो। यार एंड का मतलब बताओगे क्या होता है, क्या होता है एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब क्योंकि ये इवेंट कैसे है इंडिपेंडेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल होगा, अरे बोलो पी ए, बस पी ए के इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी। तो भाई थोड़ा सा मुंह हिला लो ना भैया, मुंह में पान तो नहीं है तुम्हारे, तो वैसे ऐसा तो नहीं है 0.3 इंटू 0.6 0.18। चलो नेक्स्ट आगे सेकंड बोला इसने ए एंड नॉट बी। अब एक मिनट, ए एंड नॉट बी इसे बताना कैसे डिनोट करेंगे, अब डिनोट कैसे करेंगे, Probability of A minus probability of इसे डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखते हैं ना भाई, मैं डिनोट करने की पूछ रहा हूं। अब ये अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, अभी तो बताया होंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा पी ए इंटू पी बी नॉट। पी ए कितना है मेरे पास 0.3, पी बी नॉट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 इंटू 0.3 0.12। समझ गए। नेक्स्ट अगला थर्ड क्या बोला है पी ए और बी। अब ए और बी का मतलब बताना क्या होता है, ए और बी का मतलब होता है यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान देना पी ए कितना है मेरे पास 0.3 0.6, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.18, 0.9 माइनस 0.18 कितना आएगा 0.72। आगे फोर्थ है नीदर ए नॉर बी। बताना क्या इसका क्या मतलब होता है, नीदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, हाँ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। पी ए की वैल्यू ये, तो पी ए नॉट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3, पी बी नॉट कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 0.4 0.28 आंसर। समझ में आया क्या, आ गया। चलो ठीक है, तो भाई ये था तुम्हारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का खेल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं फटाफट। समझ में आ गया ना क्या होता है कंडीशनल, समझ में आ गया, उसमें क्या होता है ए बाई बी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ये होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, नोट करो इसको। अच्छा टॉपिक है नेक्स्ट
थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। चलो अब इसको समझने के लिए आपने सीधे एक एग्जांपल लेना है, ठीक है। सपोज करो मैंने क्या बोला, हमारे सामने दो बैग हैं, एक बैग फर्स्ट है, एक बैग सेकंड है, ठीक है। बैग फर्स्ट में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल, और बैग सेकंड में है 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल, सही है। ये दो बैग है। अब सबसे पहली बात सुनना, मैंने सपोज करो मैंने क्या बोला, दक्ष को बोला, मैंने बोला दक्ष जा, ऐसे मैं यहाँ पे हूँ, उस रूम में ये दो बैग पड़े हैं, इसमें इतनी रेड इतनी ब्लैक, इतनी रेड इतनी ब्लैक, ठीक है। सपोज करो मैंने इससे बोला दक्ष जा, वहाँ पे दो बैग पड़े हैं, किसी भी एक में से एक बॉल निकाल ला। तो ये गया वहाँ से एक बॉल निकाल के लाया। अब ये जो बॉल लाया है वो बॉल रेड होगी, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो बॉल रेड होगी, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे कि दक्ष जो बॉल लाया है वो क्या है, रेड, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल इज ड्रॉन। अब जरा इसको जो मैंने टास्क दिया उसके बारे में सोचते हैं। जब दक्ष उस रूम में गया होगा, इसके सामने क्या थे, दो बैग थे, तो इसने बॉल निकालने के लिए, हालांकि इसने रैंडमली करा है, जाने ना अनजाने में पहले बैग सिलेक्ट किया, क्योंकि दो ऑप्शन थे, पहले बैग सिलेक्ट किया और जो भी बैग सिलेक्ट किया उसमें हाथ डाला और एक बॉल लेके मेरे पास आ गया, क्योंकि मैंने इसे कलर नहीं बताया था, अब ये बॉल मेरे पास लेकर आया। अब मुझे चेक करना है जो ये बॉल लाया है वो बॉल रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। सारी बातें समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, जो जो इवेंट्स हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते चले जाओ। अब रेड बॉल का निकलना, या तो रेड बॉल फर्स्ट बैग से आई होगी या सेकंड बैग से आई होगी, है ना, या तो फर्स्ट बैग से आई होगी या सेकंड बैग से। तो ये बात तो समझ में आ गई, यहां से भी पॉसिबिलिटी है और यहां से भी पॉसिबिलिटी है। तो जब भी कभी और की सेंस होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देते हैं, वही तो करते हैं। चलो तो क्या करते हैं, हो सकता है जब दक्ष वहां पर गया हो, इसने सबसे पहले हो सकता है पहला बैग चूज कर लिया, क्योंकि बैग भी चूज कर रहा है। मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो दक्ष जो है इसने फर्स्ट बैग चूज किया और बॉल जो लाया है वो फर्स्ट बैग से लाया है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो बात करते हैं फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे। फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, पहले इसने फर्स्ट बैग चूज किया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग, है ना भाई। अब ये हो सकता है जो रेड बॉल है वो किससे लाया हो, सेकंड बैग से लाया हो, तो पहले इसने क्या किया होगा, सेकंड बैग चूज किया होगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। यही बात तो हुई होगी। अब ये सब आपको निकालना आता है। दो बैग में से फर्स्ट बैग चूज करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अब अगर फर्स्ट बैग चूज किया है उसमें से रेड बॉल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8 प्लस सेकंड बैग चूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 और सेकंड बैग में से रेड बॉल 4/7। ऐड कर देना आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है भाई। मतलब वही है कि एक इवेंट है, उसको करने के मल्टीपल चॉइस है, इस तरीके से हो सकता है, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर लो। इसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है, वो दोनों करते हैं पहले तो। हाँ चलो, तो इस टाइप की बात समझ में आ गई है ना। एक आपकी बुक का ना सबसे पहले 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो, 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो एक बारी, देखो तुम्हें समझ में आता है क्या। 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो भाई 13.3 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो भाई आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है भैया, क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लोगे क्वेश्चन है क्या। जैसे पढ़ते हैं, एन अन कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। भाई आपके पास एक अन है, इसमें तो 5 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स। चलो, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से एक बॉल निकाली, समझ में आ गई। इट्स कलर इज नोटेड, इसके कलर को नोट किया, एंड इज रिटर्न टू द अन, और इसको वापस बैग में डाल दिया। बात समझ में आ गई। क्या हुआ, इसमें से एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा और उसको वापस बैग में डाल दी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, क्या ये स्पेसिफाई किया कि उसका कलर क्या था?
नहीं। अब आगे चलते हैं। तो वो इसका मतलब रेड भी हो सकती है और वो इसका मतलब ब्लैक भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अन। उसके बाद क्या करा, जिस कलर की वो बॉल आई थी उसी कलर की 2 बॉल उसमें डाल दी। दोबारा बता रहा हूं, इसमें से एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, वापस डाली, उसी कलर की जिस कलर की बॉल बाहर आई थी 2 बॉल इसमें डाल दी। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद फिर दोबारा बिना देखे एक बॉल निकाल दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जो दूसरी वाली बॉल जो मैंने दोबारा बॉल निकाली है वो क्या है, रेड। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जो दोबारा बॉल निकाली है मैंने, 2 बॉल डालने के बाद वो क्या होगी, रेड होगी। अब जरा सोचो हुआ क्या होगा। पहली बॉल निकाली है, पहली बॉल क्या क्या हो सकती है, रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी। तो ऑब्वियसली 2 केस बनेंगे। जब पहली बॉल रेड निकलेगी तो दूसरी बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी उसकी अलग होगी, और जब पहली बॉल ब्लैक निकली होगी तो दूसरी बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अलग होगी। बात समझ में आ गई है ना। तो अब यहां पर इवेंट डिस्क्राइब कर लो। लेट R1 denotes first drawn ball is red और B1 denotes first drawn ball is black। अच्छा, अब and R2 denotes second drawn ball is red। तो मुझे यही तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दूसरी बॉल है वो रेड है। यही तो निकालनी है मुझे कि दूसरी बॉल है वो क्या है, रेड। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दूसरी वाली बॉल क्या है, रेड। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। लेकिन दूसरी वाली बॉल से पहली वाली बॉल, इससे पहले एक बॉल निकली है पहली वाली। तो अब सुनो, दूसरी बॉल का रेड होना क्या किस पर डिपेंड करता है। हो सकता है पहली रेड निकली है ना, और हो सकता है पहली ब्लैक निकली हो। इन 2 बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला केस, जब पहली बॉल रेड निकली है, एक तरीका तो ये होगा, इनटू दूसरी बॉल रेड होगी जब पहली बॉल रेड होगी। एक केस तो ये बनेगा। बात समझ में आई। एक केस क्या बनेगा, हो सकता है पहली बॉल क्या निकली हो, ब्लैक। यही तो 2 केस बनेंगे। और उसके बाद दूसरी बॉल रेड होगी जब पहली बॉल क्या है, ब्लैक। दोनों केस समझ में आ गए भाई, आ गए भाई समझ में, पक्का अच्छे से आ गए। चलो अगर आ गए, अब जरा मुझे एक बार का जवाब दे दो। पहली बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10। उसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है। अब सुनो, जब पहली बॉल रेड निकल गई तो हमने क्या किया होगा, 2 रेड बॉल डाली होगी। तो उस केस में जब दोबारा बॉल निकाली होगी वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि 2 रेड बॉल डाल दी मैंने, तो रेड बॉल कितनी हो गई, 7। टोटल बॉल कितनी हो गई, 12। आंसर क्या होगा, 7/12 प्लस। अब हो सकता है पहली बॉल ब्लैक निकली हो, पहली बॉल ब्लैक निकली होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10। अब उसके बाद जब पहली बॉल ब्लैक निकली होगी तो मैंने 2 ब्लैक बॉल डाली थी, है ना। तो हाँ, तो अब क्या होगा, दूसरी बॉल रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड तो 5 ही रही, लेकिन बॉल तो 12 हो गई। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का है समझ में क्वेश्चन। क्या लगाया था, बता। जैसे इसमें पहले 5 रेड और 5 डाल दो, ठीक है। उसके बाद उसने ये हुआ होगा कि एक कोई बॉल हटाई, है ना, तो एक बॉल निकाली, हाँ, तो उसमें 2 केस बन सकते हैं कि या तो अगर रेड निकाली तो उसके बाद 2 रेड डालने के बाद 6 रेड हो गई या 5 डाल गई। बड़ा बॉल निकाली थोड़ी है, पहली बॉल निकाली, उसका कलर देखा, उसको वापस डाली। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं। उसके बाद 2 बॉल और डाली ना, तो 5 तो वो थी, 2 कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। बॉल निकाल के बाहर नहीं रखी बेटा, समझ गई, पक्का समझ गए सारे। अच्छा, इसका ही ना एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, पर वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बट वो बुक में नहीं है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, समझाना मुझे, मैं तुम्हें बस बता रहा हूं। एक फर्स्ट बैग है, एक सेकंड बैग है। अच्छा, पहले बैग में क्या है, 3 रेड और 6 ब्लैक। दूसरे बैग में क्या है, 2 रेड और 3 ब्लैक। अब जरा क्वेश्चन समझना, मैं लिखवा नहीं रहा, बस समझना, पूछ रहा हूं। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन बोला मैंने, बताना बेटा एक बारी। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम
फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, तो मैंने सेकंड बैग से क्या निकाली, बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज ब्लैक? समझ गए, समझ में आ गया? पहले यहां से एक बॉल ट्रांसफर की, उसके बाद यहां से एक बॉल निकाली, वो जो बॉल निकाली है वो बॉल ब्लैक होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, फटाफट से निकाल के देखो। चलो भाई, क्वेश्चन क्या था, इसमें से एक बॉल यहां ट्रांसफर की, उसके बाद उसमें से एक बॉल निकाली है। अब यहां से जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लैक भी, दो केस बनेंगे, तो लिख लेते हैं, लेट R1 denotes red ball is transferred. अगला B1 denotes black ball is transferred. And जो इससे बॉल निकाली है वो क्या होनी चाहिए, ब्लैक। B2 denotes ball drawn from second bag is black. चलो अब करते हैं। सबसे पहला मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, B2 की, जो दूसरे बैग से बॉल निकली है वो क्या है, ब्लैक। अब यहां पर हो क्या रहा है, पहले बॉल ट्रांसफर हो रही है, हो सकता है पहली बॉल ट्रांसफर हुई है रेड, समझ गए, इनटू प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग से बॉल निकली है ब्लैक जब रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, ऐसे लिखेंगे। हो सकता है कि पहले बैग से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, इनटू प्रोबेबिलिटी दूसरे बैग से ब्लैक बॉल निकली है जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, समझ गए। अब जरा सुनना, पहले बैग से रेड बॉल ट्रांसफर होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 3/9। चलो वेरी गुड। अच्छा, अब इस वाले केस में एक रेड बॉल वहां चली गई, इसमें टोटल बॉल कितनी हो गई, 6। मुझे निकालनी क्या है, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है, 3, 3/6 प्लस, समझ गए। यहां से कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई है, ब्लैक, तो यहां से ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/9। वहां कौन सी बॉल पहुंच गई, ब्लैक। अब यहां से कौन सी बॉल निकालनी है, ब्लैक, ब्लैक 4 हो गई, टोटल 6 हो गई, 4/6। आई होप सबको क्लियर हो गया। अब बाकी तो क्वेश्चन समझने और आप नहीं करने हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपकी बुक का, एग्जांपल 15, वो भी करो। देखो भाई, बुक का एग्जांपल 15, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं, क्या बोला है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। रिद्धि क्वेश्चन पे ध्यान दे, बुक में नहीं दिख रही, बुक है ना क्या, क्वेश्चन पर ध्यान से। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.6 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। जहां पर भी कंस्ट्रक्शन जॉब का काम हो रहा है वहां पर स्ट्राइक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.65। सबको क्लियर है, चलो। कॉमा 0.80 that construction job will be completed on time if there is no strike। समझ में आ गया क्या मतलब इस बात का, काम कंस्ट्रक्शन जॉब का जो काम है वो टाइम पे खत्म होगा जब वहां पर स्ट्राइक नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.80। समझ गए, यही मतलब है इस बात का। आगे चलो, and 0.32 that construction job will be completed on time if there is strike। और अगर वहां पर स्ट्राइक होती है, काम टाइम पे कंप्लीट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.32। बस यही बात समझनी है। स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी है वहां पर 0.65, काम टाइम पे खत्म होता है जब स्ट्राइक नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80। काम टाइम पर खत्म होता है जब वहां पर स्ट्राइक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.32। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो टाइम पे खत्म हुआ है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले अपने अपने सिंबल यानी इवेंट डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैंने लिख लिया, लेट एस डिनोट्स दैट
देयर इज स्ट्राइक, अगर एस डिनोट करता है वहां पर स्ट्राइक है तो ऑटोमेटिकली एस कॉम्प्लीमेंट किसको डिनोट करेगा कि वहां पर स्ट्राइक नहीं है। एंड ए डिनोट्स दैट जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। चलो अब आगे बात करते हैं। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो जॉब है वो टाइम पे खत्म हुई है। अब जॉब टाइम पे तो खत्म हो रही है, बट वहां पर दो सिचुएशन है, या तो स्ट्राइक होती है या वो स्ट्राइक नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी कि वहां पर स्ट्राइक है, एक तो ये होगा, है ना, हो सकता है वहां स्ट्राइक हो, बट उसके बाद काम खत्म हो रहा है जब वहां पे स्ट्राइक है, ये लिखूंगा। या हो सकता है वहां पे स्ट्राइक नहीं है, इनटू प्रोबेबिलिटी काम टाइम पे खत्म हुआ है जब वहां पे स्ट्राइक नहीं है। अब सबसे पहले ये सारी बातें लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी की वहां पे स्ट्राइक है वो कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0.65। प्रोबेबिलिटी वहां पे स्ट्राइक नहीं होगी तो 1 में से माइनस कर दो उसको, 0.65 कितना आ गया, 0.35। और अगला, काम खत्म हुआ है जब वहां पर स्ट्राइक है, काम टाइम पे खत्म हो रहा है जब वहां पर स्ट्राइक है, वो कितनी है, 0.32। जॉब इज कंप्लीटेड व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक, क्या थी, 0.80। ये सारी वैल्यूज पता है, डाल दो यहां पर। स्ट्राइक की 0.65 इनटू ये रहा 0.32 प्लस एस नॉट 0.35 इंटू 0.80। इनको भैया मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो लिख देंगे, समझ गए। चलो इसे नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, चलो इसको भी सीखने के लिए आपको एग्जांपल से समझना होगा। सेम वही एग्जांपल लेते हैं जहां पर मैंने दक्ष से एक बॉल मंगाई थी भाई। ये बैग फर्स्ट था, ये बैग सेकंड था। बैग फर्स्ट में कुछ 4 रेड 4 ब्लैक बॉल है, बैग सेकंड में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। दोबारा इस सिचुएशन पे आते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने दक्ष को भेजा था, मैंने बोला दक्ष जा एक बॉल लिया, तो ये मेरे पास बॉल लेकर आया था। और मैंने अभी क्या निकाला, मैंने ये निकाला कि वो बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो निकाला था मैंने। तो दोनों से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया था। अब सुनो सिचुएशन क्या है। अब मैंने बोला जा दक्ष एक बॉल लिया। अब दक्ष मेरे पास जो बॉल लेकर आया ना, मुझे पता है वो बॉल रेड है, मुझे पता है वो बॉल रेड है। क्या मुझे ये पता है वो कौन से बैग से लेकर आया, नहीं पता ना। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, समझ गए। मतलब जो पहला वाला इवेंट है मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है भाई। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो रेड बॉल लाया है ना, मुझे बॉल का कलर पता है, ये जो रेड बॉल लाया है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये फर्स्ट बैग से लाया है, या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये सेकंड बैग से लाया है। बहुत आसान है, सिंपल प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है। देखो कैसे, सबसे पहले मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने वही निकालना है, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल, जिस बॉल का कलर आपको पता है। कैसे निकाली थी अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इनटू रेड फ्रॉम फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इनटू रेड फ्रॉम सेकंड। तो पहले ये निकाल लेते हैं, जो भी तुम्हारा आएगा लिख देना, ये तुम्हें निकालनी आती है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं। मैंने बोला जो ये बॉल लाया है वो मुझे पता है क्या है, किस कलर की है, रेड कलर की। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किस बैग से आई है, बैग फर्स्ट से आई है। अब वापस आते हैं अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जो चीज मुझे पता होती है उसको हम नीचे लिखते हैं और जिसकी निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज नोन टू अस। यहां मुझे क्या पता है कि जो बॉल आई है वो क्या है, रेड, ये मुझे पता है, ये इवेंट मुझे पता है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो कौन से बैग से आई है, मतलब फर्स्ट बैग से आई है। एक बार इसको लिख लेता हूं। मैंने बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द बैग फर्स्ट व्हेन इट इज नोन दैट द कलर ऑफ बॉल इज रेड। यही तो बोला है, मुझे यही निकालना है, जो पता है नीचे, जिसकी निकालनी है ऊपर।
अब मुझे ना प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला बताओ, सबसे बेसिक। जब आपने सबसे पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तो क्या फॉर्मूला होता था? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। अब फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलने वाली प्रोबेबिलिटी को ऊपर लिख दो, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलने वाली प्रोबेबिलिटी ये है, समझ गए? और नीचे क्या? टोटल। आई होप सबको समझ में आ गया हो, आ गया हो। मैं वही बोलता कि मैंने जो बॉल निकाली है वो क्या है? रेड है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सेकंड बैग से आई है। तो क्या करते हैं? सेकंड बैग वाला केस ऊपर और टोटल नीचे। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करना, कोई इवेंट्स डिस्क्राइब करने। ये समझ में आ गया? पक्का आ गया? फुल पावर। चलो, तो एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, ही है एग्जाम्पल 16। बहुत आसान है करना, एक बारी एग्जाम्पल 16 करो, सब करो। चलो भाई, मैंने बात की थी किसकी? एग्जाम्पल 16 की। जरा देखना भाई एक बारी, क्या बोला है? बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, while another bag second contains 5 red and 6 black balls। समझ लेते हैं। एक बैग फर्स्ट है, इसमें क्या है? 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल। चलो, एक बैग सेकंड है, इसमें क्या है? 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। चलो, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। इसमें से एक बॉल निकाली है, ठीक है, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। और मुझे क्या पता जो बॉल निकली है वो किस कलर की है? रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो किससे आई है? बैग सेकंड से। अपना मन बोल रहा है, बेस थ्योरम है, जो बॉल निकाली उसका कलर पता है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इससे पहले वाले इवेंट की। बात समझ में आ गई? तो कैसे लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले इवेंट डिस्क्राइब कर लेते हैं। लेट दिस डिनोट्स फर्स्ट बैग इज चूजन, और दिस डिनोट्स सेकंड बैग इज चूजन, एंड आर डिनोट्स रेड बॉल इज ड्रॉन। बात क्योंकि रेड बॉल की ही हो रही है यहां पर। चलो, अब मुझे फटाफट से बताओ, मुझे निकालना क्या है? मुझे पता क्या है कि मुझे ये पता है कि जो बॉल निकली है वो क्या है? रेड। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। ये मुझे पता है वो रेड है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किससे आई है? सेकंड बैग से। तो सेकंड बैग वाला केस ऊपर, बाकी सारे केस नीचे। तो सेकंड बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Probability of second bag into probability of red from second bag upon total probability of first bag, probability of red from first bag plus probability of second into probability of red from second। पहले सारी बातें ऊपर लिख लो। फर्स्ट बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, 2 ही बैग है, 1/2। रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग से आने की प्रोबेबिलिटी 3/7। रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग से आने की प्रोबेबिलिटी 5/11। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/11। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/7, 1/2 इंटू 5/11। समझ में आई बेटा बात? आई समझ में? पक्का आई? एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका जस्ट बाद वाला करो। एग्जाम्पल 17 करो। चलो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल 17। देखो भाई, एक क्वेश्चन और कराया था उसका, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। चलो, क्या है? गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, बस क्वेश्चन पढ़ के समझना है। समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि पता लग जाएगा ना आपने क्या लगाना है। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक बॉक्स में 2 कॉइन है। इन बॉक्स फर्स्ट है, चलो
बोथ आर गोल्ड क्वाइंस, इसमें 2 गोल्ड क्वाइन है। इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर क्वाइंस, इसमें दोनों सिल्वर हैं। इन बॉक्स थर्ड, चलो, देर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। चलो, अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम, एक बंदे ने एक बॉक्स चूज किया रैंडमली, ठीक है। अच्छा, टेक्स आउट अ क्वाइन, और एक क्वाइन निकाला। इफ द क्वाइन इज ऑफ गोल्ड, मुझे क्या पता है जो क्वाइन है वो किसका है, गोल्ड का। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर क्वाइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बैग में क्वाइन बच गया वो भी किसका था, गोल्ड का। क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 में से एक बैग चूज किया, उसके बाद एक क्वाइन निकाला, वो क्वाइन किसका है, गोल्ड का। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बैग में क्वाइन बच गया वो भी किसका है, गोल्ड का। समझ में आई बात। चलो, तो मतलब इनडायरेक्टली उसने मेरे से ये पूछ लिया कि मैंने फर्स्ट बैग चूज किया, है ना, ये तो पूछ लिया। तो सिंपल आप ऐसे डिस्क्राइब कर लो, लेट दिस डिनोट्स फर्स्ट बैग इज चूजन, सेकंड डिनोट्स सेकंड बैग इज चूजन, थर्ड डिनोट थर्ड बैग इज चूजन, एंड G denotes drawn coin is of gold, जो क्वाइन है वो किसका है, गोल्ड का। समझ गए, पक्का। चलो, अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जो क्वाइन निकला है वो किसका है, गोल्ड का, ये मुझे पता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बैग में दूसरा क्वाइन बच गया वो भी किसका है, गोल्ड का। मतलब सिर्फ फर्स्ट वाले बैग में हो सकता है ऐसा। अब बेसिक फॉर्मूला, फेवरेबल केस ऊपर, तो मतलब फर्स्ट बैग से गोल्ड क्वाइन निकलने की प्रोबेबिलिटी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्वाइन फ्रॉम फर्स्ट बैग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्वाइन फ्रॉम फर्स्ट बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्वाइन फ्रॉम सेकंड बैग प्लस थर्ड बैग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्वाइन फ्रॉम थर्ड बैग। समझ गए बच्चों, सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग को चूज करने की 1/3, प्रोबेबिलिटी थर्ड बैग को चूज करने की कितनी है, 1/3। प्रोबेबिलिटी गोल्ड क्वाइन फ्रॉम फर्स्ट बैग 2/2 यानी 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्वाइन फ्रॉम सेकंड बैग, एक भी गोल्ड नहीं है तो 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्वाइन फ्रॉम थर्ड बैग कितना, 1/2। वैल्यूज पुट कर दो, पहले वाले में आएगा 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। सॉल्व कर देना, आंसर। समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट, अब पहले से नोट कर लो, फिर वो करते हैं। देखो भाई, हमारा लास्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये तुम्हारा टॉपिक है। चलो, सबसे पहले यहां पे बस एक चीज समझनी है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक ऐसा वेरिएबल, अ वेरिएबल हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस होती है, वो तुम्हारा क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सीधा एक क्वेश्चन करता हूं। मैंने बोला, अभी आपको समझ में आएगा। अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, बोलना नहीं प्लीज। एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया, अ क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस एंड एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। एंड एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, डिफाइन एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। समझ गए। एक्स क्या करता है, नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है, तो एक्स की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। अब आ जाता है एक बार, बस ये चीज सीखनी है। क्वेश्चन हम पढ़ लिया, एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल,
टेल हेड टेल टेल। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट में x एक वेरिएबल है जो नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है। जब ये वाला इवेंट होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? इस इवेंट में नंबर ऑफ हेड 2 है। जब ये वाला इवेंट होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 1। जब ये वाला होगा तो 1, जब ये वाला होगा तो 0। तो बस सिंपल। अब x को डिफाइन करना तो ऐसे करो, व्हेन 2 हेड अकर्स, तो उस केस में x क्या को सेटिस्फाई क्या करेगा? सिर्फ ये 2 वैल्यू HH, और x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये कैसे बनेगा? हो सकता है when exactly 1 head occur, जब एक हेड आया है उस केस में x को सेटिस्फाई कौन करेगा? या तो ये वाला इवेंट या तो ये वाला इवेंट, HT और TH। समझ गए? अब x डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड। इन दोनों केस में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1। ये वाला इवेंट आएगा तब भी x की वैल्यू क्या होगी? 1। ये वाला आएगा तब भी x की वैल्यू क्या होगी? 1। अब आगे when no head occurs, जब कोई भी हेड नहीं आया उस केस में x को सेटिस्फाई सिर्फ ये वाला इवेंट करेगा, है ना? तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि इस वाले केस में एक भी हेड नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस होती है, तो x में ये सारी चीजें यूज हो गई, पूरा का पूरा क्या यूज हो गया? सैंपल स्पेस यूज हो गया। तो ये क्या है? इसका मतलब x क्या है? एक रैंडम वेरिएबल। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या क्या आई है? तो वैल्यू ऑफ x आई है 0, 1, 2। अब ये जो वैल्यू है आपने हमेशा ऐसे नहीं निकालनी, खुद सोचनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला अ क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक क्वाइन को कितनी बार फेंका? 3 बार। एंड x डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? जब एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया है, x किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ टेल्स को। तो बताना x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो x एक भी टेल नहीं आएगा, या कोई एक टेल होगा, या 2 टेल होंगे, या 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1, 2, 3। 0 मतलब एक भी टेल नहीं, 1 मतलब तीनों में से कोई एक टेल, 2 मतलब कोई 2 टेल, 3 मतलब तीनों टेल। कुछ समझ में आया? अच्छा, अगर आया तो अगला आंसर आप लोग दोगे। भाई प्लेइंग कार्ड होते हैं, उनमें से 2 कार्ड निकाले। कितने निकाले? 2। एंड x डिनोट्स नंबर ऑफ एसिस, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? कह रहा है x की वैल्यू 4/52 होगी। नंबर ऑफ एसिस, 2 पत्ते निकाले हैं, उन 2 पत्तों में नंबर ऑफ एसिस कितने हो सकते हैं? वेरी गुड, 0, 1, 2। या तो उन दोनों में एक भी एस नहीं होगा, या एक एस होगा, या 2 एस होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला मेरे पास क्या है? एक डाई फेंकी। क्या फेंकी? डाई। एंड x डिनोट्स अ नंबर ऑन द डाई। x किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑन द डाई। तो अब बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 कैसे हो जाएगा x की वैल्यू? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी ना यार। x डिनोट्स नंबर ऑन द डाई, उस डाई पे जो नंबर आ रहा है उसको डिनोट कर रहा है। बात समझ में आई? अच्छा, एक और मेरे पास एक स्टॉक है, उस स्टॉक में आपके पास 100 बल्ब है, 100 बल्ब है। उन 100 में 40 खराब है, 60 सही है। बात समझ में आ गई? टोटल बल्ब कितने हैं? 100 में 40 डिफेक्टिव है, 60 नॉन डिफेक्टिव। समझ गए? अब इसमें से मैंने 5 बल्ब निकाले। कितने निकाले? 5। और x डिनोट करता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को। तो x की वैल्यू क्या होगी? समझ गए? x की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि या तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो, या उन 5 में कोई एक डिफेक्टिव हो, या 2 डिफेक्टिव हो, या 3 डिफेक्टिव हो, या 4 डिफेक्टिव हो, या 5 डिफेक्टिव। समझ में आया? कुछ आया? अच्छा, एक और बताना। 2 डाइस आर थ्रोन। क्या फेंका है? एंड x डिनोट्स सम ऑफ द नंबर्स, तो बताओ क्या होगा? 0 हो सकता है x? भाई उन नंबर्स का सम, तो क्या होगा? x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। भाई 1 और 1, 2 होगी ना मिनिमम वैल्यू। जब 2 डाइस को बैक किया, अगली क्या होगी? 3। उससे अगली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझ गए? ये तुम्हारा ऐसे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। अब एक परफेक्टली क्वेश्चन करता हूं, एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। लिखो क्वेश्चन।
हाँ, 2 coins are tossed. 2, वैसे इसी क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता, मैंने क्यों उठाया, चलो कोई नहीं, लिख लो. 2 coins are tossed, then find the probability distribution of number of heads. क्वेश्चन लिख लिया, क्या बोला है, 2 coins are tossed, then find the probability distribution of number of heads. ये क्वेश्चन दिया है मैंने. अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते कैसे वो बताता हूं मैं. अच्छा, मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ हेड्स की. सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे करो, लेट x denotes number of heads when 2 coins are tossed. चलो अब बताओ, जब एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है और x नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. एक कॉइन, 2 कॉइन को टॉस किया है और x डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड, तो सोचो x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2. या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या एक हेड आएगा, या 2 हेड. तो let x denotes number of heads when 2 coins are tossed, so x can take value 0 1 and 2. ठीक है, समझ गए, बात समझ में आ गई. अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इनकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब आपने करना क्या, अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो बना लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है. चलो सैंपल स्पेस बनाना चाहते हो तो बना लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप बिना सैंपल स्पेस भी कर सकते हो. 2 कॉइन्स वाला तो THTT, मैं सैंपल स्पेस की बात कर रहा था. प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 का मतलब बताना क्या है, एक भी हेड नहीं है. ऐसे कितने इवेंट है जिसमें एक भी हेड नहीं है, एक. क्या हो गया आंसर, 1/4. समझ गए, बात समझ में आ गई. अगली बार प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 1 होगी, बताना क्या होगा. ऐसे कितने इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड है. 1 का मतलब क्या है, सिंगल हेड ना, तो एक हेड किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 2/4. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, बताओ क्या होगा. हाँ, ऐसे कितने इवेंट है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, 1/4. समझ गए. अब एट लास्ट लिख दो यहां पर, हाँ यहां पे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग पूरा लिख देना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इज. अब आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है. ऐसा टेबल बनाई, यहां पे क्या लिखोगे, x, यहां पे क्या लिखोगे, px. सही है, लिख दिया. अब यहां पर x की वैल्यू 0 1 2. जब x की वैल्यू 0 थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4. जब x की वैल्यू 1 थी तो कितनी है, 2/4. जब x की वैल्यू 2 थी तो कितनी है, 1/4. बेटा समझ में आई बात ये वाली, आ गई. दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स. अगर ये क्वेश्चन बोलता जो मैंने बोला है तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता. अब इसमें कुछ चीजें वो आपने याद रखनी है, क्योंकि अभी हम यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में. किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस सभी का सम कितना होता है, 1 होता है. अगर आप इन तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा. करके देख लो, समझ गए. दूसरी बात जो नोट करनी है आपने, कभी कभी क्या बोलते हैं, क्या निकालो, मीन निकालो. मीन को बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x. एक्सपेक्टेशन ऑफ x, या इसको मीन भी बोल देते हैं. इसका सिंबल होता है ये x, ऐसे डिनोट करते हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi इंटू पी. मतलब x की वैल्यू इंटू उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का सम. कैसे निकालूंगा वो देखो, आपको समझ में आ जाएगा. 0 इंटू दिस 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4. ये तो 0 हो जाएगा. ये कितना बच गया, 2/4. ये कितना बच गया, 2/4. तो आंसर आ गया 1. समझ गए, निकालना आ गया.
टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला बोलता है कभी कभार वेरिएंस। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की होल स्क्वायर। ये मुझे निकालना आता है। ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला देख लो, एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई। समझ गए? जो x की वैल्यूज है उसका स्क्वायर इनटू उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का सम। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर निकालना हो, 0 स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2/4 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/4। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0 हो जाएगा 2/4, ये 1/2 प्लस 1, ये कितना आ गया 3/2। अब अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो इसमें डालना पड़ेगा। तो वेरिएंस हो गया क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। भाई ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू में ये फॉर्मूला ही पूछ लेगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3/2, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आया था मेरे पास 1, 3/2 माइनस 1 कितना आ गया 1/2। समझ गए? पेनिस निकालना आ गया। एक छोटी चीज और है इस टॉपिक की, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एसडी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका सिंबल होता है ये, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसडी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की होल स्क्वायर। अभी सॉल्व किया था, इसका आंसर कितना आया 1/2, यानी 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व कर देना, जो भी आएगा लिख देना। समझ गए? टॉपिक समझ में आ गया। रैंडम वेरिएबल, अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन करने हैं। समझ में आई बात? चलो पहले से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और कराना मुझे इसका। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन लिख लो। चलो भाई, और ये आज की शाम का तुम्हारा आखिरी जाम है। चलो करो, क्वेश्चन लिखो। ओए बस क्वेश्चन लिखो। लेट एक्स, भाई लेकिन रैंडम वेरिएबल के 1-2 क्वेश्चन घर जाके ट्राई करना, मैंने एक ही कराया है। ठीक है, जो इस साल की जो 2023-4 की बुक है उसमें रैंडम वेरिएबल वाली एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, चलो मे भी शायद नेक्स्ट ईयर आ जाए, क्योंकि सीबीएसई का जो पेपर आया था उसमें क्वेश्चन था इसका, है ना। चलो, लेट एक्स डिनोट the number of hours you study during a randomly selected school day. Full stop. The probability that x can take the values, ये जो पहला वाला x लिखा है ना, कैपिटल लिखना। लेट x वाला जो x है वो कैपिटल है। द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल x कैन टेक द वैल्यूज स्मॉल x लिखना। x कॉमा हैज द फॉलोइंग फॉर्म, where k is some unknown constant। ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में ऐसे 0.1 if x equals to 0, kx if x equals to 1 or 2। अगला k into 5 minus x if x equals to 3 or 4, और next 0 otherwise। ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है पहला पार्ट,
फाइंड के, और सेकंड पार्ट लिखा हुआ है बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट you study at least 2 hours। उसके बाद इसका अगला पार्ट इसमें एग्जैक्टली 2 hours, उसके बाद है एट मोस्ट 2 hours। इन 3 की निकालनी है। चलो भाई ये क्वेश्चन है, नोट कर लिया सबने? चलो करूंगा मैं ही, बस आप एक बार समझो मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूं। लेट एक्स, मैं कैपिटल एक्स की बात कर रहा हूं, डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। मतलब एक रैंडमली स्कूल डे में आप कितने घंटे पढ़ते हो, एक्स उसको डिनोट करता है। एक्स कैन टेक वैल्यूज, एक्स हैज द फॉलोइंग फॉर्म। मतलब x की वैल्यू, x क्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो आप 0 घंटा पढ़ते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। अब जब x की वैल्यू 1 और 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, 3 और 4 है तो ये है। अब आगे बोला है where k is some unknown constant, find the value of k। पहला वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या तो इस फॉर्म में आता है या डायरेक्ट टेबल की फॉर्म में आता है। अगर इस फॉर्म में आए तो पहले टेबल आपने बनानी है। सबसे पहली बात, x की पॉसिबल वैल्यूज देखो, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, बाकी तो 0 ही है। समझ गए? तो बना लो इसको ऐसे, एक टेबल बनाओ। x px, चलो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू x है और इसकी स्मॉल x की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4। तो कैपिटल x की भी 0, 1, 2, 3 और 4 हो गई। सही है। अब जरा सुनना, जब x की वैल्यू 0 है तो p की वैल्यू कितनी है, 0.1, पहला केस। जब x की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू kx है, x की वैल्यू कितनी है, 1। समझ गए? समझ गए? जब x की वैल्यू 2 है तो उस केस में p की वैल्यू कितनी है, kx। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2k। समझ रहे हो कैसे निकाल रहा हूं? अब अगली बार, जब x की वैल्यू 3 होगी तो बताना p की वैल्यू कितनी है, 2k। 5 माइनस 3 2k। और जब x की वैल्यू 4 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 4 यानी k। समझ गए सारे? अब आगे सभी वैल्यूज पे p की वैल्यू क्या है, 0, तो वो लेनी नहीं है। चलो तो अब मुझे पहले बोला किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में ये पूछता ही है। अभी जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो आपको एक बात बताई थी, क्या किसी भी इवेंट की जो पीडी है यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सम कितना होता है, 1। के की वैल्यू हमेशा ऐसे निकलेगी, के हो पी हो जो भी कुछ हो, सिंस 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस के इक्वल्स टू 1। 1 2 3 2 5 और 1 6, ये उधर जाके माइनस 6 के हो जाएगा 1 माइनस 0.1। 6k कितना हो गया, 0.9। k कितना हो गया, 9 और 0.9 अपॉन 6, इसको हटाया 60 हो गया। तो डिवाइड करो कितना आएगा, ये 3/20 आ गया। सही है, k की वैल्यू आ गई, पहला पार्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ये तुम्हारा ए पार्ट था, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, k की वैल्यू निकालो इस तरीके से। अब बी की बात करते हैं। अब बी में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर। आप कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पता है इसे कैसे लिखेंगे, पहला पार्ट में कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 या 2 से ज्यादा की बात हो रही है तो इसको डिनोट किया जाएगा ऐसे, x डिनोट करता है नंबर ऑफ घंटे, तो x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। समझ गए, x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब देखना ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1। हाँ ठीक है, उन्होंने पॉइंट में निकाला है। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू हम 2 या 2 से ज्यादा घंटे पढ़ते हैं
तो x की, इसका मतलब है इसमें x की वैल्यू 2 भी आएगी, x की वैल्यू 3 भी आएगी और x की वैल्यू 4 भी आएगी। चलो x की वैल्यू 2 में प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, 3 में 2k और k कितना आ गया 5k। k की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं कितनी है 5 इंटू 3/20 यानी कितनी आ गई 3/4। डिवाइड भी कर सकते हो, समझ गए। इसका अगला पार्ट एग्जैक्टली 2 आर। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप 2 घंटे पढ़ते हो तो x की वैल्यू पे तो कितनी हो गई 2 ही तो होगी, x नंबर ऑफ घंटे ही तो है। जब x की वैल्यू 2 थी तो प्रोबेबिलिटी क्या है 2k यानी 2 इंटू 3/20 यानी 3/10 और आप इसको 0.3 भी लिख सकते हो। अगला इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप एटमोस्ट 2 आवर्स पढ़ते हो। एटमोस्ट 2 आवर का मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं, तो इसको डिनोट किया जाएगा ऐसे, समझ गए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 भी आएगा, x इक्वल्स टू 1 भी आएगा और x इक्वल्स टू 2 भी आएगा। x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी 0.1, इसकी k और इसकी 2k। 0.1 प्लस 3k, 0.1 प्लस 3 इंटू 3/20, तो इसको मैं 1/10 लिख लेता हूं। ये कितना हो गया 9/20, ये हो जाएगा 2/20, आंसर आ गया 11/20 आंसर। समझ गए भाई टॉपिक, ठीक है भाई। ये था तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। तो ये मैंने सिर्फ टॉपिक समझाए आज। अगर आप चाहते हो, बस ये तो एक क्विक रिवीजन थी आपको टॉपिक की। अगर आप चाहते हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।